गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभातम। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और मैं सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि हमें भी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार अपने स्कूल के बच्चे जिस प्रकार नाम रोशन कर रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे नियमित अध्ययन, मेहनत, लगन और बड़े सर, मैम, सर, सावंत जी सर की ओर से किस प्रकार प्रेरित किया जा रहा है, सभी का सपोर्ट मिल रहा है। एक हम किस प्रकार कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे, अपना नाम रोशन कर रहे विद्यालय और अपने परिवार का। उसी प्रकार बच्चों, आपको भी लगन के साथ पढ़ना है। तो आज अपन कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास अध्याय 4 कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा कि वाणिज्यिक कृषि थी, जिसमें देखा गया कि हमने ये चीज़ें पढ़ी, जिसमें कृषि के प्रकार, निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और फिर आदिम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में पढ़ा हमने कि कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पारंपरिक रूप से खेती करता है। उसको भी दो भागों में बांटा, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में देखा कि किसान एक छोटे से भूखंड में साधारण से औजार अधिक श्रम के साथ कार्य करता है। इसमें गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें बोई जाती है। अब पढ़ने जा रहे हैं आदिम निर्वाह कृषि। इसमें भी देखते हैं अपन कि स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, इसको भी हम आदिम निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। अब देखिए, स्थानांतरित कृषि जो कि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। अब अमेजन जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। अमेजन नदी के सघन यानी बहुत गहरे घने जंगल पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय, आपको पता है कि भूमध्य जो रेखा है उसके ऊपरी भाग और नीचे वाले भाग जो उष्ण कटिबंधीय, और वो अफ्रीका जो बहुत ही अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में ये स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। ये जो कृषि है ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में होती है। वनस्पति का पुनर्जनन यानी कि वो वापस वनस्पति उग जाती है, और जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ। अब देखिए, इस खेती में क्या करते हैं, इस कृषि में क्या करते हैं, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है। और जो वृक्षों को काट कर, घास फूस को जलाकर जो राख होती है, उस राख को क्या करते हैं कि भूमि को उर्वरता बढ़ाने के लिए उसको मृदा यानी मिट्टी में मिला दिया जाता है। अब इसमें जो फसलें हैं वो मक्का, रतालू, आलू व कसावा भी एक प्रकार की फसल है, जैसी फसलों को उगाया जाता है। अब देखिए, ये कृषि की भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद, यानी कि इसमें क्या किया कि पहले फसलें बोई, ठीक है, फिर फसल बोई, उसको काट दिया, और जो घास फूस थे, खरपतवार, उसको जला दिया। जलाने के बाद क्या किया कि वो जो राख थी, राख को उस मिट्टी में मिला दिया और भूमि को छोड़ दी जाती है। मतलब वो जो स्थानांतरित कृषि करने वाले हैं वो छोड़ के
किसी और भूखंड की ओर चले जाते हैं और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि यानी ट्रांसफर, यानी कि उसको उसके बाद वो 1 साल बाद वापस वहाँ आते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है ना। स्थानांतरित कृषि को कर्तन यानी काटना, एवं दहन यानी कि जलाना कृषि के रूप में भी हम इसको जानते हैं। अब देखिए, स्थानांतरित जो कृषि है विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों के नाम से जानी जाती है, यानी कि अलग अलग जो भाग है वहाँ अलग अलग भागों में अलग नाम से ही जानी जाती है। अब देखिए, अब स्थानांतरित कृषि का नाम है जूमिंग। क्या नाम है? जूमिंग। अब जूमिंग जो कृषि है वो उत्तरी पूर्वी भारत में, ये जो मान लो ये इंडिया है, इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब ये उत्तर और पूर्वी भाग, अब पूर्वी भाग में आपको पता है 7 सिस्टर स्टेट, यानी कि 7 बहनों वाले जो राज्य हैं और जो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। मेघालय, असम, मणिपुर जो है ना, ये त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स जो स्टेट है वो। और फिर थोड़ी सी उत्तरी भाग के जो स्टेट है वहाँ पे इस स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम से जानते हैं। फिर देखिए मिल्पा। मिल्पा को मेक्सिको देश में मिल्पा कहते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है। किसमें? उत्तरी अमेरिका में। और रोका जो है वो ब्राज़ील, स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में क्या कहते हैं? रोका। ठीक है, ये ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। फिर लदांग, जो स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम है लदांग, जो कि मलेशिया में इसको लदांग के नाम से जानते हैं। और मलेशिया जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो मलेशिया देश है, इसमें स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जानते हैं। अब देखिए चलवासी पशुचारण। अब देखिए चलवासी जो पशुचारण हैं उसमें क्या होते हैं कि जो पशुओं के लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं पशु को चराने के लिए। अब सहारा के अर्ध शुष्क, अब सहारा रेगिस्तान है वो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। और जो सहारा है वो सबसे गर्म रेगिस्तान है। इस प्रकार अपन देखते हैं ना, राजस्थान में थार का मरुस्थल है, गुजरात में कच्छ का मरुस्थल है ना। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका में, उसका नाम है सहारा। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में ये चलवासी पशुचारण करते हैं। फिर मध्य एशिया के बीच वाले भाग और भारत के कुछ भागों में, और वो भाग कौन से हैं? राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ तो राजस्थान में देख लो रैबारी, देवासी, गुर्जर, ठीक है ना। और यहाँ जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा जो गडरे के रूप में गुर्जर, बकरवाल, ये इस प्रकार के जो हैं वो पशुचारण करते हैं। अब इस प्रकार की कृषि में पशु चराने वाले अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से वो घूमते रहते हैं, यानी कि ऑन रोड वो चलते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारा पानी है, और जहाँ पानी होगा वहाँ पता है आपको हरियाली निश्चित होगी, वहाँ चारा होगा। और आपको पता है कि आज भी अपन देखते हैं और पहले से देखते आ रहे हैं कि जितनी भी जो सभ्यताएं थी वो पानी के पास ही पनपी थी। हड़प्पा, सिंधु, ये देखते हैं अपन, आहड़, मोहनजोदड़ो, ये जितने भी सभ्यताएं हुई वो सारे पानी। तो चलवासी पशुचारण में क्या करते हैं कि जहाँ पानी की व्यवस्था है, जहाँ पानी होगा वहाँ चारा होगा, तो वो इस प्रकार पशुचारण करते हैं। तो निश्चित मार्गों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट
मवेशी यानी कि पशु, याक जो बर्फ, जहाँ बर्फ है वहाँ ये याक पशु होते हैं। जो ये जो पशु होते हैं इनके बड़े सींग होते हैं और पूरे शरीर पर घने केस होते हैं, बाल होते हैं, और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए, ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल यानी चमड़ी, अन्य उत्पाद भी उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं अपन आगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि को अपन क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि को हम कहते हैं व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। वाणिज्य का मतलब इकोनॉमी या व्यापार करने के लिए जो फसलें बोई जाती है। इस कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन, बाजार में विक्रय, विक्रय मतलब बेचना, ठीक है, विक्रय मतलब बेचने हेतु ये व्यापार या कृषि की जाती। इसमें विस्तृत विस्तृत बड़े, कृष्ट यानी खेत खलियान, बड़े बड़े मैदान, कृष्ट मैदानी बड़े बड़े क्षेत्र या मैदानी भागों में अधिक पूंजी का उपयोग है। इस वाणिज्य कृषि में सबसे बड़ी बात है पूंजी अधिक लगानी पड़ती है, रुपये पैसे अधिक लगाने पड़ते हैं और बड़े बड़े भूखंड भी होने चाहिए। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है कि मशीनीकरण होगा तो ही वाणिज्य कृषि कर सकते हैं। और वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि और अनाज कृषि भी की जाती है, और उसके बाद इसको मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। अब मिश्रित कृषि और रोपण कृषि यानी कि मिश्रित कृषि जो होती है, आपको पता है कि मिश्रित कृषि में क्या होता है? भोजन व चारे की फसलें यानी कि भूमि का जो उपयोग है उनकी जीविकोपार्जन साधन के लिए किया जाता है। रोपण कृषि, रोपण यानी रोपना या हाथों से बोना, उसको रोपण कृषि कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है। वाणिज्यिक अनाज कृषि ये है कि इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती हैं, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से, यानी कि व्यापार करने के उद्देश्य से ये कृषि की जाती है। अब इसमें गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें, ठीक है ना। अब ये जो है गेहूं और अनाज वाली, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से ये दो ही फसलें उगाई जाती है। ये तो बहुत सारी हैं। अब ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास यानी उष्ण कटिबंधी के ऊपर और नीचे शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। ये इनके प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है ना, ये इनके क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्मों से युक्त होते हैं। सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, बागान होते हैं, जो कि विरल आबादी वाले होते हैं। विरल यानी कि अत्यधिक विस्तृत, ठीक है। अब यहाँ देखिए अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है। अब यहाँ अधिक ठंड पड़ती है, जहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण जो घास है ना, वहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है। और जो फसलें जो है वर्धन काल यानी कि जब ग्रोथ करती है, बढ़ती है, तो उसमें ये बाधित करती हैं। इसलिए इस वाणिज्यिक अनाज कृषि में एक ही फसल उगाई जाती है। क्या करते हैं? एक ही फसल को उगाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का उद्देश्य यही है कि व्यापार करना होता है। अब देखिए मिश्रित कृषि, अब नाम से ही पता चल रहा है अपने को, मिश्रित का मतलब जो जीविकोपार्जन
साधन के लिए सारी चीज़ों को एक साथ ही किया जाता है। इस कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए ये मिश्रित कृषि की जाती है। अब यहाँ क्या कर अब उस भूमि का उपयोग किस लिए किया जाता है कि एक तो भोजन, उनका जीविकोपार्जन का साधन हो जाए, परिवार का पालन पोषण हो जाए, और फिर चारे की फसलें उगाने के लिए और पशुधन, उनके पास जितने भी जो पशु होते हैं, क्योंकि पशुओं से खेतों में कार्य किया जाता है और पशु वहीं होंगे जहाँ पानी होगा, और उसी के साथ चारा भी उगाया जा सकता है जिससे कि पशुओं का पालन पोषण हो सके। अब ये जो क्षेत्र हैं ये देखिए, यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड व दक्षिण अफ्रीका में मिश्रित कृषि होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने मिश्रित कृषि को देखा कि पशुपालन से लेकर चारे की फसलें तक का उपयोग भूमि के लिए करते हैं, और जिससे कि उनका आराम से खुद का और पशुओं का पालन पोषण हो सके। अब देखिए रोपण कृषि। अब रोपण कृषि में देखिए अब आप कि रोपण कृषि में मैंने बताया कि उगाना, हाथों से उगाना, हाथों से रोपना, ठीक है ना, रोपण कृषि। इस कृषि में चाय, कहवा एंड कॉफ़ी, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल, सबसे बड़ी बात है एकल फसल, एक ही फसल उगाई जाती है, जो कि क्या होता है, इसमें वृहत पैमाने पर श्रम व पूंजी की आवश्यकता होती है। ये बहुत बड़े क्षेत्र के लिए पैमाने के रूप में श्रम, मेहनत और पूंजी, रुपए पैसे की यहाँ आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ बिना पूंजी के और श्रम के ये कृषि नहीं हो सकती। और उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर गए। अब उत्पाद का प्रसंस्करण यानी कि प्रसंस्करण मतलब साफ सुथरा करना, जो अनाज आया है, जो रोपण कृषि का जो अन्न आया है उसका साफ सुथरा करना, प्रसंस्करण करना, या निकट के कारखानों में किया जाता है। अब निकट के जो कारखाने हैं, फैक्ट्री वगैरह हैं, उद्योग है, वहाँ पर इसको साफ सुथरा करने के लिए ले जाया जाता है। इसमें परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता, मस्टली कि वहाँ यातायात के साधन हो या फिर अपने घर का साधन हो, रोड वगैरह की व्यवस्था हो, और जिससे कि यातायात का जाल बिछा हुआ हो, कंटिन्यूटी वहाँ गाड़ी घोड़े बहते रहें। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इसके मुख्य जो क्षेत्र हैं विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। अब विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मैंने कहा है कि ये जो 3 रेखाएं आपको पता है ना, कर्क, ये कर्क हो गई, और ये बीच में जो है भूमध्य, और या फिर इसको कहते हैं विषुवतीय रेखा, और जो 3rd नंबर पे होती है वो मकर रेखा होती है। ठीक है। भूमध्य और विषुवत जो रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। अभी उष्ण कटिबंधीय इसके ऊपरी क्षेत्र और नीचे वाले क्षेत्र, ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं। इसमें जितने भी कॉन्टिनेंट आते हैं वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में आते हैं। ठीक है। और मलेशिया, ठीक है ना, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, और भारत व श्रीलंका में चाय का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार इसके ये मुख्य रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। अब बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना, एक नहीं 2 बार सुनना है, और राइटिंग तो आप अच्छी लिख ही रहे हैं, और जो बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं उनमें सुधार जरूर करें, अच्छा लिखें, और आप उत्तरोत्तर सुधार करते रहें, जिससे कि आपकी राइटिंग
अच्छी हो जाए, नंबर भी आपको अच्छे मिले। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो और सुनना है, मन लगा के आपको ध्यान रखना है और मैप ज़रूर देखना है। मैप में जितने भी कंट्रीज़ है उनकी कैपिटल याद रखें, भारत का मैप अच्छी तरह से याद करें, भारत के मैप में कौन कहाँ पे है वो भी ध्यान रखना, फसलों के बारे में, उद्योगों के बारे में, ये सभी ध्यान रखना, बांध वगैरह जितने भी जो आंदोलन वगैरह हुए उनके बारे में। और ये जो प्रश्न है आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और प्रश्न का अच्छी तरह से उत्तर भी देना है। ठीक है, इससे प्रश्न लिखोगे, डेट लगाओगे, चैप्टर का नाम लिखोगे और अपना नाम भी लिखोगे, ये भूल नहीं करोगे। और प्रत्येक प्रश्न करने के बाद आपको लाइन खींचनी है। थैंक यू।